कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताइए। और भाई साहब कहाँ है, माताजी किधर है, आखिर हुआ क्या। लेकिन उधर से केवल एक रट कि आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा पहुंचने में लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा। देखा तो भाई साहब हमारे मित्र जो जज है सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही है। 12 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाई है, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर है। बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिशें की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपने 61 साल की मां को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूं। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूं। लोग बताते हैं कि मां कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस मां को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूं। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी मां के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूं, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है जब मैं 10वीं की परीक्षा में अपीयर होने वाला था। मां मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती। एक बार मां को बहुत फीवर हुआ। मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, मां तुझे फीवर है। हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले, जब ऐसी मां के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी मां के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूं। आजादी अगर इतनी प्यारी है और मां इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आजादी देना चाहता हूं। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूं। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। कम से कम मैं मां के साथ तो रह सकता हूं। और अगर इतना सब कुछ करके मां आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। मां के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। मां की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग नोएडा पहुंचे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी मां है, मैं उसको लेने आया हूं। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब। भाई साहब ने कहा, मैं जज हूं। उस चौकीदार ने कहा, जहां सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी मां के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा,
2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दे तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उनको लगा कि बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थी। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माताजी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गया। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहां है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। मां केवल मां है, उसको मरने से पहले ना मारे। मां हमारी ताकत है, उसे बेसहारा ना होने दे। अगर वह कमजोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है किसी से छिपा नहीं। अगर आपके परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उसको यह जरूर पढ़ाए, बात को प्रभावी ढंग से समझाए, कुछ भी करे, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर न होने दे। अगर मां की आंख से आंसू गिर गए तो यह कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ मां के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। इस मार्मिक दास्तान को खुद भी पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए ताकि पश्चाताप न करना पड़े। धन्यवाद।